बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम HTML को स्टार्ट करेंगे। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML को स्टार्ट करने के लिए, इसके पेजेस लिखने के लिए हमें एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होगा। कोई भी अच्छा सा टेक्स्ट एडिटर रख लें अपने पास। सबलाइम है, नोटपैड प्लस प्लस है, तो कोई भी इंस्टॉल कर लें। बेहतरीन टेक्स्ट एडिटर हैं दोनों। बेसिकली सिर्फ HTML को लिखने के लिए, इसके पेजेस बनाने के लिए या इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास सर्वर का इंस्टॉल होना ज़रूरी नहीं है, लाइक वेब सैप या मैप। आप जस्ट टेक्स्ट एडिटर लें और आपके पास एक ब्राउज़र होना चाहिए अपडेटेड। क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, कोई भी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबलाइम टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल है। सबसे पहले एक नई फाइल बनाते हैं, इसको सेव कर लें जी माय डॉक्यूमेंट्स में। पेज कोई भी नाम दे दें, .html। इसके बाद HTML का स्ट्रक्चर ये है कि ये नॉर्मली टैग्स पे मुश्तमिल होती है। इसमें पेयर टैग भी होते हैं, सिंगल टैग भी होते हैं। मसलन पेयर टैग से मेरी मुराद ये है, कोई भी टैग स्टार्ट होता है लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, आगे टैग का नाम लाइक HTML और राइट एंगल ब्रैकेट। अब इसको मैं एंटर करूँगा तो ये स्ट्रक्चर से पहले हमें बना के दे देगा सबलाइम टेक्स्ट। अभी जिस तरह ये लेफ्ट एंगल ब्रैकेट HTML राइट एंगल ब्रैकेट है, तो अगर ये पेयर टैग है तो इसी के साथ एक और इसी तरह होगा, लेकिन उसमें लेफ्ट एंगल ब्रैकेट के बाद स्लैश होगी, लाइक लेफ्ट एंगल ब्रैकेट स्लैश HTML राइट एंगल ब्रैकेट। तो ये एक पेयर हो गया। अभी कुछ टैग ऐसे होंगे जो पेयर टैग नहीं होंगे, सिंगल टैग होंगे, वो भी हम आगे यूज़ करेंगे। तो अभी हमने क्या किया है, जस्ट ये इसका स्ट्रक्चर है वो डिस्प्ले कराया है। ये लेफ्ट एंगल ब्रैकेट एक्सप्लेनेशन एंड डॉक टॉप HTML ये लाजमी लिखना होता है। इससे पता चलता है कि ये जो पेज है ये HTML का डॉक्यूमेंट है। उसके बाद HTML का पेयर टैग आ गया, फिर आ गया हेड स्लैश हेड। ये हेड पोर्शन है, इस पर हम नॉर्मली CSS इंक्लूड करते हैं, जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करते हैं, या जो भी हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं वो फर्दर हम आगे देखेंगे। उनको अगर इंक्लूड करना हो तो हम हेड स्लैश हेड के अंदर करते हैं। जो पेज का टाइटल है जो कि टॉप लेफ्ट पे शो हो रहा होता है, वो भी हम हेड में ही देते हैं। और हेड के बाद हमारे पास बॉडी पोर्शन है ये वाला। इसमें हम टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, टेबल्स हो गए, बटन्स हो गए, जो भी हमने शो कराना वो हम बॉडी टैग के अंदर, बॉडी पोर्शन के अंदर रखते होते हैं। इसको सेव करते हैं और टाइटल स्लैश टाइटल में लिख देते हैं जी कोडिंग। और उस फाइल को, पेज को ओपन कर लेते हैं। अभी ये ब्लैंक है, लेकिन हमने जस्ट HTML कोडिंग लिखा है और ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, अब बॉडी के अंदर आ जाते हैं। बॉडी के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं, ABC 1 2 3 XYZ, कुछ भी। इसको सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो आपको इधर नज़र आएगा यहाँ पे। अब जो भी लिखते जाएंगे वो आपको नज़र आएगा, लेकिन अगर आपने निचले वाली लाइन पे आना हो, कुछ ऊपर लिखना हो, अगर नीचे आना हो निचली लाइन पे, तो एक टैग होता है सिंगल टैग, BR टैग, लाइन ब्रेक इसे बोलते हैं, लाइन ब्रेक टैग। तो इसके बाद आप जो भी लिखेंगे 000, तो ये उससे निचली लाइन में आएगा। ये पहले लिखा आएगा, BR टैग आएगा निचली लाइन, और फिर ये देखा ABC और ये 000। तो BR टैग का ये यूज़ होता है निचली लाइन पे। एक और इसी तरह का टैग होता है सिंगल टैग, उसको हम HR टैग बोलते हैं।
HR हॉरिजॉन्टल रो, ये क्या करता है कि ये एक आपको रो बना के दे देता है, डिस्प्ले कराता है 007। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये आपने देखा, इसने एक रो बना के दे दी है और नीचे 007 लिखा है, तो ये इस मकसद के लिए यूज होता है। अच्छा, उसके बाद हम टेक्स्ट फील्ड पढ़ते हैं। मतलब आपने नोट किया होगा कि आप चाहे फेसबुक पे लॉगिन हो रहे हो या गूगल में आपने डिटेल्स दे रहे हो, वहाँ पे फील्ड्स बनी होती हैं जिसमें आप यूज़र नेम लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, आईडी जो कुछ भी आप लिखते होते हैं। तो अभी हम उन फील्ड्स को बनाते हैं। उसका तरीका ये है कि आप लेफ़्ट एंगल ब्रैकेट इनपुट, ठीक है, इनपुट लिखते हैं और फिर आगे लिखते हैं टाइप। टाइप में आप जिस तरह का आपको डेटा चाहिए होता है वो टाइप देते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक टाइप है टेक्स्ट। टेक्स्ट अगर आप लिखेंगे तो ये फील्ड टेक्स्ट को एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, इसका एक नाम होगा, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट 1 कर देते हैं और एक इसकी आईडी कर देते हैं जी टेक्स्ट 1। और एक इसका प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में ये होगा जो आप चीज़ यहाँ पे लिखेंगे डबल कोट के अंदर, जब उस फील्ड में कुछ भी नहीं होगा तब वो चीज़ डिस्प्ले हो रही होगी। सही हो गया। अभी इसको चेक कर लेते हैं। को नज़र आ रहा होगा इंटर टेक्स्ट हेयर, तो ये प्लेस होल्डर, जैसे इसमें कुछ लिखेंगे ये गायब हो जाएगा। तो टेक्स्ट में A to Z आता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक हर चीज़ आती है, डिजिट्स आते हैं, पंक्चुएशन, ये हर चीज़ आती होती है। ठीक है, तो ये फील्ड एक्सेप्ट करेगी। अभी एक और टेक्स्ट फील्ड, एक और फील्ड है, टाइप है इसकी, जिसको हम नंबर कहते हैं। टाइप इक्वल नंबर, इसको नाम को 2 कर दें, टेक्स्ट 2, और इसको आईडी को भी 2 कर दें, इंटर नंबर हेयर। तो हर एक एलिमेंट की जो आईडी है वो हम यूनिक रखेंगे, क्योंकि आईडी इसी बेस पे होती है कि अगर किसी एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो इसकी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, उसकी बेस पे हम उसको एक्सेस करते हैं। तो अगर आपने जितनी भी टेक्स्ट फील्ड रखी है हर एक की आईडी अलग होगी, बटन की आईडी अलग होगी, इमेज की आईडी अलग होगी, नंबर कुछ भी, हर एक की आईडी अलग होगी। तो अभी ये बिल्कुल साथ साथ शो होंगी क्योंकि हमने वो BR टैग नहीं लगा। अगर हमने नीचे शो करना हो तो हम इसको यहाँ पे कर दें BR। अभी क्या होगा कि ये नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, बाकी को हम इस टेक्स्ट को हटा देते हैं, थोड़ा सा सफाई करते हैं, यानी कि आपको चीज़ों का पता हो बस। अच्छा, इनपुट फील्ड्स लिख देते हैं HR और यहाँ पे BR। तो प्लेस होल्डर में भी सिर्फ यहाँ पे लिखते हैं जी इनपुट। टाइप यहाँ पे लिख देते हैं ताकि टाइप टेक्स्ट हो गई, इसमें टाइप जो भी है वो नंबर लिख देते हैं प्लेस होल्डर में जस्ट। अच्छा, आगे इस तरह की और भी जो है ना, जो टाइप वाले इनपुट्स हैं वो लिखते आते हैं। तो एक है इनपुट टाइप इक्वल ईमेल और नेम इक्वल टेक्स्ट 3, आईडी इक्वल टेक्स्ट 3, प्लेस होल्डर इक्वल ईमेल। सही हो गया। BR। अब ये फील्ड क्या करेगी कि ये जब हम कोई भी फॉर्म क्या होता है, फॉर्म एक लिफाफा आप इसको समझ लें कि उसमें हम चीज़ों को पैक करके कहीं सेंड करते हैं। तो जो इनपुट टाइप इक्वल ईमेल वाली फील्ड होगी ये इंश्योर करेगी बिफोर सेंडिंग योर फॉर्म कि जो भी उसमें आपने टेक्स्ट लिखा है वो ईमेल टाइप का हो, उसमें @ हो, आखिर में डॉट हो, ये चीज़। और टाइप इक्वल नंबर ये इंश्योर करेगी कि इसमें सिर्फ नंबर्स आए। ठीक हो गया, यानी कि इसमें आप टेक्स्ट नहीं लिख पाओगे।
तो ऐसी चीज सिचुएशन होती है जहाँ पे आपने मोबाइल नंबर लिखना हो या आपने एज लिखनी हो इन नंबर्स, तो वहाँ पे आप ये फील्ड रखते हैं फॉर फर्दर ऑथेंटिकेशन कि फिर उसमें सही डाटा एंटर हो। अब मोबाइल नंबर में ABC तो नहीं आ सकता ना, तो इस हिसाब से फिर उसमें सिर्फ नंबर ही अलाउड होंगे। इनपुट टाइप इक्वल टेल, अगर आप ये करेंगे तो उसका फिर फ़ायदा ये होगा कि अगर वही साइट आप जो आप ये बना रहे हैं फॉर एग्जांपल page.html, ये अगर आप मोबाइल पे विज़िट कर रहे हो तो जैसे ही इस फील्ड में क्लिक करेंगे तो जो आपके मोबाइल में जो नॉर्मल एक टेक्स्ट वाला पैड होता है, कीपैड होता है, एक नंबर वाला होता है, जो नंबर वाला पैड है वो आ जाएगा। तो इसका ये फ़ायदा होगा टेक्स्ट फॉर शोल्डर टेल, लेकिन ब्राउज़र में इसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा। BR इनपुट टाइप इक्वल, अभी यहाँ पे कर देते हैं जी कलर। तो ये क्या करेगा, ये आपको एक सिलेक्शन के लिए कि आपने कौन से कलर की वैल्यू सर्वर में सेंड करनी है, किसी पेज पे सेंड करनी है, अगर खुद देख के कि अच्छा इस कलर की वैल्यू हमने आगे फॉरवर्ड करनी है तो हम ये चीज़ करते हैं, इसको यूज़ करते होते हैं। नेम इक्वल COL1 कलर1 और एक बार इसको व्यू कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पे देखें टेक्स्ट आ गया, जैसे कुछ लिखूंगा टेक्स्ट गायब हो जाएगा। यहाँ पे भी क्यू लिख रहा हूँ नहीं हो रहा, यहाँ पे 1 लिखूंगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ईमेल में आप जस्ट ईमेल लिखोगे, यहाँ पे जो है ना वो जब मोबाइल में ये चीज़ करोगे तो फिर यहाँ पे क्लिक करने से आपके पास जो नंबर वाला पैड है वो आ जाएगा। ये देखें इस पर क्लिक किया तो ये आपके पास वो कलर वाली टैब आ गई है। अभी जो भी आप कलर सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो उसकी जो कंसर्निंग वैल्यू है उसी कलर की, अभी ये जो कलर है या अभी जो ये ब्लू कलर है इसकी वैल्यू फिर सबमिट हो जाएगी। ठीक हो गया कि आपको ये कलर चाहिए फॉर एग्जांपल शूज़ में, या आप कोई ऐसी साइट है जो कि आपको गारमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर यूज़र कलर सेलेक्ट करके आपको बता सकता है कि इस तरह की आपको चीज़ चाहिए। तो BR टैग टाइप इक्वल डेट। डेट से क्या होगा कि अगर आपने डेट सेलेक्ट करनी है, पूरी डेट सेलेक्ट करनी है तो आप इनपुट की जो टाइप है डेट रख दें। नेम इक्वल date1, कुछ भी आप नाम आप जो मतलब उसके कंसर्निंग नाम रखेंगे जब आप जो चीज़ सवाल कर रहे होंगे ना, फॉर्म के हिसाब से या कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। date1 और BR टैग। अब ऐसा इसको साथ लिख लें नीचे लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आउटपुट है वो इसके हिसाब से होगी, जो आप कोडिंग कर रहे हैं इसके हिसाब से होगी, ना कि जैसे आपने फॉर एग्जांपल अभी जिस तरह आपने ऊपर नीचे लिखा था ABC, अगर आप 10 लाइनों में भी उसको BR के बगैर लिखेंगे तो जब आउटपुट होगी तो वो सिंगल लाइन के हिसाब से कंसेक्यूटिव डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो अभी आपको डेट दिखाता हूँ जी, ये आगे डेट। यहाँ पे आपको डेट का फॉर्मेट बकायदा देखें इस तरह लिखाएगा, और आपके पास ये भी फैसिलिटी आ गई है कि आप क्लिक करें आपके पास कैलेंडर आ जाएगा। तो कैलेंडर में जो है ना आप जो भी आपने डेट वगैरह सेलेक्ट करनी है, ठीक है, उसी हिसाब से आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने ये 335 रखा है तो ये बहुत ही यानी कि पीछे चला गया हूँ, तो आप इसको बेशक 2000 रख लें इस तरह करके 2000, और अभी आप जो है ना 2000, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी आपने डेट करनी है, बाद में जून और ये साथ में 27, तो खुद ब खुद डेट उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। तो डेट के साथ साथ जिस तरह टाइप डेट है तो एक टाइप टाइम भी है।
sorry, input type equal time, time 1 id equal time 1। तो अब फिर ये फील्ड क्या करेंगे कि टाइम को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे घंटे आ जाएंगे, यहाँ पे मिनट आ जाएंगे, यहाँ पे सेकंड्स आ जाएंगे, और यहाँ पे एक घड़ी है, आप यहाँ पे क्लिक करके जो है ना 10:01 और ये AM PM जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, हाँ सॉरी यहाँ पे AM PM आएगा, ठीक है, तो कर पाएंगे आप। इस तरीके से आप टाइम भी सर्वर में सेव कर सकते हैं, किसी पेज में सेंड कर सकते हैं, ये जो भी है जिस तरीके से आपने उसको यूज़ करना आप कर सकते हैं। फिर आ जाएंगे PR टैग। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जिस तरह फॉर्म में आप सेलेक्ट करते हैं कि आप मेल हो, फीमेल हो, या आप स्टूडेंट हो, या आप टीचर हो, यानी कि गिवन सेट ऑफ ऑप्शंस में आपको जस्ट वन सेलेक्ट करना होता है, तो उसके लिए भी एक स्पेशल फील्ड है जिसको हम रेडियो बटन बोलते हैं। तो हम उस का अब यूज़ करेंगे, इनपुट टाइप इक्वल रेडियो। लेकिन बस इसमें जितने आपने सेट बनाने हैं ना, आपने पूरे सेट का नाम एक रखना। फॉर एग्जांपल जेंडर, वैल्यू मेल, और यहाँ पे लिख दीजिए मर्द। ये मैं क्यों कर रहा हूँ आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इनपुट टाइप इक्वल रेडियो, नेम इक्वल जेंडर, वैल्यू इक्वल फीमेल और औरत BR। अच्छा अभी जो चीज़ की वैल्यू होगी वो इस्तेमाल होती है जो हमने आगे सर्वर में भेजनी होती है, जो एक्चुअल उसके अंदर जो कंटेन कर रही होती है एक चीज़। अच्छा अभी ये जो हमने रेडियो बटन्स बनाया है, एक तो वो चीज़ होती है जो कि फॉर एग्जांपल अगर आप वेरिएबल को या फील्ड्स को एक कंटेनर कंसिडर कर लें, एक डिबिया, तो कुछ उसके ऊपर लिखा होगा और कुछ उसके इनसाइड और कुछ उसके अंदर मौजूद होगा। तो जो वैल्यू होगी ये वो चीज़ है जो उसके अंदर मौजूद होगी। जो चीज़ सबमिट होगी वो मर्द औरत नहीं सबमिट होगा, बल्कि मेल या फीमेल सबमिट होगा। इसी तरह जब यहाँ पे टेक्स्ट हम जो सिलेक्ट करेंगे, नंबर, ईमेल, टेलीफोन नंबर, कलर, डेट या टाइम जो सिलेक्ट करेंगे, जब क्लिक करेंगे तो उस फील्ड के अंदर जो वैल्यू होगी वो सबमिट होगी, ना कि उसके बाद जो आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो सबमिट होगा। हाँ, जो आपको डिबिया की मिसाल दी है उसमें जो डिबिया के अंदर होगी वैल्यू होगी, और जो डिबिया का नाम होगा ना वो ये नेम है। जिस तरह टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3 और ये जेंडर के नाम से एक डिबिया होगी। अब उस डिबिया के अंदर क्या होगा, वो मेल या फीमेल होगा। इस डिबिया के अंदर क्या होगा, टेक्स्ट 2 के अंदर जो भी हम नंबर लिखेंगे वो इसके अंदर होगा, और डिबिया का नाम टेक्स्ट 2 होगा। ठीक हो गया जी। तो अभी हम देख लेते हैं कि जब हम किसी एक को सिलेक्ट कर पाएंगे, दूसरे को सिलेक्ट करेंगे तो पहले वाला गायब हो जाएगा, क्योंकि हमने जो अपना नाम रखा है वो चूंकि एक रखा है तो ये एक सेट बन गया जिसमें से हम जस्ट एक चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा अभी एक ये तो था कि आपने जस्ट एक सिलेक्ट करना, लेकिन ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि आपने एक से ज़्यादा चीज़ों को सिलेक्ट करना हो। मसलन कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं, तो आप सराइकी बोल सकते हैं, पंजाबी हो गया, इंग्लिश हो गया, सिंधी हो गया, फ़ारसी हो गया, ज़्यादा बोल सकते हैं। लेकिन साथ में अरबिक हो गया, पश्तो हो गया, तो ये आप नहीं बोल सकते। तो आपने उनसे कुछ सिलेक्ट करना है, कुछ नहीं करना। तो उसके लिए एक चीज़ यूज़ होती है, इसमें हम टाइप को कहेंगे चेक बॉक्स। इनपुट टाइप इक्वल चेक बॉक्स, नेम फॉर एग्जांपल पंजाबी, वैल्यू पंजाबी, और बेशक यहाँ पे लिख दें पंजाबी। इनपुट टाइप इक्वल चेक बॉक्स, नेम इक्वल UR,
और वैल्यू इक्वल उर्दू, और यहाँ पे लिख दें जी BR, और यहाँ पे एक और BR आ गया जी। अभी इसको रिफ्रेश कर देखें, आपके पास पंजाबी आ गया, उर्दू आ गया, URD, ठीक है। तो अभी एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इनमें से दोनों में से कोई भी चीज़ सबमिट नहीं होगी, ना ये PNJBY, ठीक है, और ना URD, ये सबमिट नहीं होगी। सबमिट दो चीज़ें होंगी जो इसके इनसाइड हैं। कौन कौन सी? एक J और एक J। वो जो DBA बनेगी ना, उस DBA के अंदर पंजाबी लिखा होगा और DBA का नाम PUNJ होगा, ठीक है। और जो ये वाली DBA होगी, इसमें क्या होगा जी, इसके अंदर उर्दू लिखा होगा और DBA का नाम UR होगा। ये जस्ट यूज़र को शो कराने के लिए चीज़ें हैं, ठीक हो गया। बेशक आप यहाँ पे लैंग्वेज 1 लिखते हैं और यहाँ पे लैंग्वेज 2 लिख दें। अभी ये यूज़र को जस्ट डिस्प्ले कराने के लिए है, असल में जो चीज़ें उसके अंदर हैं वो सबमिट होंगी। ये क्या, अब जो टाइप इक्वल रेडियो है, इसी चीज़ को हम एक और तरीके से भी इस चीज़ को अचीव करने के लिए जो इसका मकसद है हम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो अभी थोड़ा सा फ़र्क, यानी कि आपको क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है वो पस मंज़र के हिसाब से होता है कि आपके पास अभी मौजूदा क्या सिचुएशन है। अगर तो आपके पास मेल, फीमेल और ख्वाजा से राज इस तरह करके थोड़े से सेट ऑफ ऑप्शंस हैं, फिर तो बेशक आप ये यूज़ कर लें। लेकिन अगर आपने सेलेक्ट करना है कि कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, आप किस कंट्री में हैं, फर्दर प्रोविंस इन योर कंट्री, डिस्ट्रिक्ट इन योर प्रोविंस, तहसील इन योर डिस्ट्रिक्ट, इस तरह करके आपने ज़्यादा ऑप्शन है। फिर तो अगर आपने ये रेडी यूज़ किया तो फिर तो आधा पे तो ये चीज़ ले जाएगी। तो फिर हम क्या करते हैं, हम ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ करते हैं। उसमें आप क्लिक करते हैं तो लिस्ट खुलती है, उसमें आप चीज़ सेलेक्ट करते हैं और फर्दर इस तरह करके हम अभी उसको करके देखते हैं। तो उसके लिए है जी सेलेक्ट, ठीक है। ये पेयर टैग है, यहाँ पे हम इसका एक नाम दे देते हैं, नेम इक्वल UNTRY कंट्री, ID इक्वल COU कंट्री, और इतना ही बहुत है। अच्छा, अभी ऑप्शन में ये होगा कि यहाँ पे आपने कौन कौन से कंट्री डिस्प्ले कराने हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और वैल्यू PAK पाक, इंडिया वैल्यू IND, सऊदी अरेबिया आ गया, श्रीलंका, और ये। तो इसमें ये होगा कि आप जो भी सिलेक्ट करेंगे आपको डिस्प्ले ये चीज़ और होगी, पाकिस्तान, इंडिया, सऊदी अरेबिया या सऊदी जो भी है, श्रीलंका। और जो चीज़ सर्वर में सेंड हो गई, अगले पेज पे जो चीज़ हम थ्रो करेंगे, सेंड करेंगे, वो ये चीज़ होगी, पाक, IR, सऊदी, और ये उसके अंदर होगी, उस डिबिया के अंदर। और डिबिया का नाम क्या होगा, नाम उसका कंट्री हो गया, ठीक है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए अभी पाक आ गया। तो ये सारी जो लिस्ट है ना अभी आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। तो अब जो भी चीज़ सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली वैल्यू जो है ना वो सिलेक्ट हो गए, आगे ट्रांसमिट हो गए। तो एक और ट्रिक है कि अगर ये चीज़ जो आप इधर लिख रहे हैं, अगर यही चीज़ आप हर दफ़ा सबमिट भी कर रहे हैं, इस तरह कंडीशन है, तो बेशक आप वैल्यू ना लिखें। वैल्यू नहीं लिखेंगे तो फिर जो चीज़ आप डिस्प्ले कर रहे हैं यूज़र को,
वही चीज़ एज वैल्यू कंसिडर होगी। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो फिर सबमिट भी पाकिस्तान ही होगी, DBA के अंदर पाकिस्तान ही जाएगा। सही हो गया। फॉर्म को सबमिट करना हो तो बटन बहुत इम्पोर्टेंट रोल इसमें रखते हैं। जिस तरह नॉर्मल आपने पंखा चलाना हो तो बटन का यूज़ करते हैं, सेम इस तरह करके दो तरीकों से इम्प्लीमेंट करते हैं। इनपुट टाइप इक्वल, एक तो है जी सबमिट। ये सबमिटेड मखसूस बटन है जो कि हम फॉर्म को सबमिट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अगर हमने फॉर्म सबमिट करना हो तो हम बटन की टाइप सबमिट रख देते हैं। और अगर जो फील्ड्स हैं, जो आपके पास ये फील्ड्स हैं, आपने इसमें वैल्यू ये लिख दिया, ठीक है, लेकिन आपने इनको रीसेट करना है। जिस तरह डिफ़ॉल्ट वैल्यू में शुरू में जिस तरह ये वाली चीज़ है ये लानी हो तो फिर एक बटन है जिसको हम रीसेट बटन बोलते हैं, हम वो यूज़ करते हैं। इनपुट टाइप इक्वल रीसेट, नेम इक्वल रीसेट 1 कर दें और वैल्यू इक्वल क्लियर वैल्यूज़ कर दें। तो अभी देखें आपके पास दो बटन आ जाएंगे, एक ये 1 2 3 और ये क्लियर वैल्यूज़, ठीक है। और एक डिफ़ॉल्ट जो बटन है उसकी कोडिंग है जी इनपुट टाइप इक्वल बटन, नेम इक्वल btn 1, वैल्यू इक्वल btn। तो ये नॉर्मल बटन है, ये ना करेगा चीज़ों को क्लियर करेगा और ना ही फॉर्म को सबमिट करेगा, बल्कि इस पर अगर आप कोई और फंक्शन लगाना चाहते हैं, क्लिक टू शो अ बॉक्स, या इस पर क्लिक करने से कोई और किसी और पेज पे चले जाएं, या इस पे क्लिक करने के बाद आप कोई मैसेज डिस्प्ले करते हैं, तो इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू या किसी भी तरीके से आप ये फंक्शनैलिटी इससे कर सकते हैं। 1 2 3 क्लियर वैल्यूज़ और बटन। और यही बटन आप बटन जिस तरह इनपुट एक टैग है, इसमें टाइप के थ्रू आप बटन बना सकते हैं, इस तरह बटन भी एक टैग है। बटन सॉरी BUT और बटन। तो ये काम आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने वो चीज़ लिखनी है जो कि आपने डिस्प्ले करानी है। फॉर एग्जांपल BTN 1 क्योंकि हमने 1 पहले रखा हुआ है, तो यहाँ पे इसकी जो टाइप है ना वो बेशक आप बटन कर दें, यहाँ पे आप इसकी टाइप सबमिट कर दें, रीसेट कर दें, तो सेम वही काम होगा जो आपने इस तरीके से करना है। लेकिन इसका ज़रूर ये है कि आप इसमें बटन ऊपर रखते हैं और यहाँ पे बस कोई नाम रख लें, नाम और ID रख लें, BTN 33 और ID जो है ना वो भी बेशक BTN 33 रख दें। तो ये भी बटन बन गया है। तो अब ये तो आपके पास फील्ड्स आ गई हैं। अब ये आपके पास फील्ड्स आ गई हैं, लेकिन एक और चीज़ रह गई है जिसको हम टेक्स्ट एरिया बोलते हैं। टेक्स्ट एरिया, तो इसका जो टेक्स्ट 55 कर देते हैं। बैकग्राउंड ये है कि अगर आपने ज़्यादा टेक्स्ट लिखना हो, लाइक आपने ऐसे लिखना हो, अगर आपने नाम, यूज़र नेम, पासवर्ड लिखना हो तो फिर थोड़ी, अगर आपने डिटेल्स लिखनी है, इन्फॉर्मेशन लिखनी है कुछ ना, तो फिर हम टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं। इसकी ID रख दें और फिर जो है ना ये देखिए टेक्स्ट एरिया बन गया। यहाँ पे उसको बेशक आप फिक्स भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो अभी अगर आप गौर करें तो आप ये महसूस करेंगे कि मैंने अगर सबमिट बटन प्रेस किया भी है ना, तो
ये 1 2 3 सबमिट बटन है, ये बटन लगा, इस तरह कुछ भी नहीं हुआ ना, क्लियर फील्ड्स हुई हैं, देखें अभी मैंने लिखा है तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह ये है कि हमने ये जस्ट अभी फील्ड्स बनाई हैं, इनको किसी फॉर्म में बंद नहीं किया। अभी हम जैसे ही फॉर्म में बंद करेंगे तो ये काम करना शुरू कर देंगे। ये फॉर्म का क्या तरीकाकार है कि फॉर्म, ये फॉर्म बन गया है तो इस सारे सेट को जो है ना हम फॉर्म के अंदर कैद कर देते हैं और इसको एक टैब करके राइट की तरफ एडेंट कर देते हैं, थोड़ा खूबसूरत लगेगा। ये हो गया। तो देन हम ये करते हैं कि फॉर्म के 2-3 एट्रीब्यूट्स हैं वो देख लेते हैं। एक है एक्शन। एक्शन में ये है कि आपने फॉर्म किस पेज पे सेंड करना है। अभी ये देखें आपके पास page.html है, अगर आपके पास एक और पेज हो page2.html, जैसे ही ये सबमिट बटन, ये जो है फर्ज हम इसका नाम हम प्रोसीड रख देते हैं ताकि थोड़ा सा समझने में इजी हो। तो जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये सारा जो फॉर्म है इसके अंदर, इस फॉर्म से लेके इस स्लैश फॉर्म तक जो भी डेटा है ये पेज 2 पे चला जाएगा। ठीक है, अगर ये ब्लैंक रखेंगे तो इसी पेज पे आएगा। मेथड में हम ये डिफाइन करते हैं कि जो हम ये इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं वो किस तरीके से भेजेंगे। 2 मेथड हम यूज़ करते हैं, एक है पोस्ट और एक है गेट। गेट मेथड थोड़ा इनसिक्योर है, पोस्ट सिक्योर है। अभी हम एक मेजर फील्ड जो है ना जिसको हम पासवर्ड बोलेंगे, फॉर एग्जांपल आपने पासवर्ड लगाया है अपनी आईडी का, अपने ईमेल लगाई है, जब आप सबमिट करेंगे अगर आप गेट मेथड यूज़ करेंगे तो पासवर्ड एज इट इज़ जो है ना यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप पोस्ट करेंगे तो हिडन तरीके से जाएगा। हम ये भी देख लेते हैं। पहले गेट कर लेते हैं मेथड और इसको सेव करते हैं और एक वो जो पासवर्ड वाले हैं वो भी एक फील्ड ऐड करते हैं जो कि टेम्परेरी स्किप हो गई थी ज़हन से। अच्छा, इनपुट टाइप इक्वल पासवर्ड, नेम पासवर्ड 1 पास1 और प्लेस होल्डर p पासवर्ड हेयर आईडी इक्वल पास1। ठीक है, देन इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखें पासवर्ड है, यहाँ पे टेक्स्ट में 1 पासवर्ड में 2, ये डॉट बन गया क्योंकि टाइप पासवर्ड है। यहाँ पे नंबर में हम ये नहीं लिख रहे हैं, dd नहीं लिख रहा, 3 लिखेंगे। ठीक है, कलर में जो है ना हम चलो ये जो ये वाला कलर है ओके कर देते हैं और प्रोसीड करते हैं। ये आपने देखा कि HTML के बाद क्वेश्चन मार्क आ गया है, क्वेश्चन मार्क टेक्स्ट 1 इक्वल 1। ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ, बल्कि जूम ही हो रहा है वो नहीं हो रहा। तो अच्छा, पास1 इक्वल 2222। ठीक है, ये वो पासवर्ड है जो हमने डाला है। टेक्स्ट 2 इक्वल 2, टेक्स्ट 3 इक्वल 3, टेक्स्ट 4 इक्वल, और कलर इक्वल है ये कलर की वैल्यू जा रही है। अब सबमिट 1 क्या है, ये वाला है जो प्रोसीड है, इसके नाम सबमिट 1 रखा है और इसकी वैल्यू जो है ना वो क्या है जी, प्रोसीड है। तो बिल्कुल वही वैल्यू ऊपर डिस्प्ले हो रही है, वही प्रोसीड है। तो ये तरीका है गेट का। ठीक हो गया। अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं और आपको रीसेट का भी बता देता हूँ। ये पासवर्ड है, ये हमने कुछ लिखा, ये नंबर में है ना, ये कुछ लिखा गया। ठीक है, क्लियर वैल्यूज़ क्लियर हो गई। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म में बंद हो गया। इसे पता है कि मैंने कौन सा फॉर्म क्लियर करना है। देन हम इसको पोस्ट करते हैं, पोस्ट। तो ये इनपुट फील्ड्स ही जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं और वैल्यू को
एक पेज से दूसरे पेज पे भेजते हैं। अभी यहाँ पे पेज 2 कर देता हूँ .html। फिर पोस्ट का पता चलेगा कि पोस्ट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि पेज 2 पे चला जाएगा डाटा। सही है। प्रोसीड, यहाँ पे कह रहा है कि ईमेल को इंश्योर करो कि ये ईमेल है। सही हो गया। प्रोसीड। अभी देखिए पेज 2 आ गया है, क्योंकि अभी हमने एक्शन में पेज 2 लिखा था, तो वो फॉर्म पेज 2 पे सबमिट होगा। अभी एक और हम टैग पढ़ेंगे कि इस पूरे फॉर्म को एक ग्रुप में शो भी कराएगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं जी फील्ड सेट। ठीक है, फील्ड सेट। और इसके अंदर होगा क्या कि इसके इर्द गिर्द एक हाशिया लगाएगा और ऊपर कुछ हमने जो शो कराना होगा वो लिखेंगे जी लीजेंड टैग में, मसलन यूजर डिटेल्स। फील्ड सेट को यहाँ पे आप स्टार्ट करें और जब फॉर्म जहाँ ख़त्म हो रहा है उसके बाद पेस्ट कर दें और इसको एडेंट कर दें, ताकि पता चले कि कहाँ से कोई टैग शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अभी जो ये लाइन है यहाँ पे ख़त्म शुरू हो रही है, तो फिर ये लाइन नीचे आए तो ये फील्ड सेट पे ख़त्म हो रही है। ये स्लैश फॉर्म की ये लाइन है तो यहाँ पे ये फॉर्म ही होगा। इस तरीके से ट्रैकिंग ईजी होती है। तो यूज़र डिटेल, इसको रिफ्रेश करते हैं जी। देखें यूज़र डिटेल, ये जिसने इसके देखे हाशिया लगा दिया है। सही हो गया। और यू पर हमारा पहले वाला HR टैग और यू इनपुट फील्ड्स वगैरह है। अभी एक नॉर्मल तरीके से टेक्स्ट लिखा होता है, एक थोड़ा बोल्ड लिखा होता है और एक ज़्यादा बोल्ड और एक हेडिंग और इस तरह करके। अभी हम थोड़ा टेक्स्ट की तरफ जाते हैं। जो ये इनपुट फील्ड है, इसको एक टैग होता है बी बोल्ड। ठीक है, /b बी क्या होगा, थोड़ा बोल्ड होके आपको नजर आएगा, बोल्ड हो गया। और अब टैग है H से स्टार्ट होते हैं, इनको हेडिंग टैग बोलते हैं। H1 H2 H3 इस तरह करके ना। H1 ये स्टार्ट होगा और /H1 पे ख़त्म होगा। इसके अंदर जो भी होगा जिसामत काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। ये देखें ये H1 है, अभी H2 करेंगे तो उससे थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये उससे साइज में छोटा हो गया। तो अभी एक है आई टैग, इससे क्या होगा कि इटैलिक हो जाएगा, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। कभी ज़रूरत पड़ती है आपने चीज़ों को ज़रा अलहदा तरीके से थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना हो ना, तो उसको हम थोड़ा बोल्ड करते हैं, थोड़ा इटैलिक करते हैं और इस तरह करके जो है ना। या कभी कभार फॉर एग्जांपल इनपुट फील्ड्स में हमने फील्ड को मार्क करना हो, शो करना हो अलहदा से, तो /मार्क और ये आगे जी /मार्क। तो अभी इनपुट अलहदा होगा और फील्ड्स के पीछे जो है ना वो इस तरह करके, इस तरह हम हाईलाइट कर देते हैं। हाईलाइट करना हो तो फिर हम इस तरीके से करते हैं। बेशक आप इसको उठा के इसको यहाँ पे करने हैं। तो ये ना सिर्फ अभी एडेंट है, सॉरी मार्क है, बल्कि ये इटैलिक भी है और ये हेडिंग भी है। सही है। तो ये हेडिंग हो गई है। और इसके बाद एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम टेबल बोलते हैं। टेबल का तरीकाकार ये होता है कि आप टेबल टैग लिखते हो /टेबल और उसके अंदर TR स्टैंड फॉर टेबल रो। अब एक रो बन गई है टेबल में, और उसके अंदर TD टेबल डाटा, यानी कि जो डाटा सेल उसके है ना वो हम लिखते हैं। मसलन TD/TD 1 2 1 2। ठीक है, ये एक रो है
और इस तरह के हम, चलो एक और जल्दी में कर लेते हैं जी, रिफ्रेश करते हैं। तो ये आपको एक ये चीज़ आखिर में नज़र आ गई है। ये 1 है, ये 2 है, 12 है और 22 है। ये अलग अलग है, खानों में है। हम बॉर्डर देंगे तो इसको मज़ीद हम वाज़िया कर सकते हैं। बॉर्डर 1, तो अभी आपको ये क्लियरली नज़र आएंगे कि ये पहली रो है जिसमें पहले सेल में 1 है, 2 है, ये 12 है, ये 22 है। ठीक हो गया। इसको बेशक आप ऊपर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। ये हो गया, टेबल हो गया, और इसके नीचे एक और HR दे देते हैं। ये अभी जो पहली रो है टेबल की हेडिंग होती है, मसलन स्टूडेंट का टेबल है तो ऊपर लिखोगा नाम, रोल नंबर, क्लास, एज, हाइट, जो भी, और नीचे हर स्टूडेंट का नाम होगा इस तरह करके। तो हम इसको कोडिंग में TH बोलते हैं, टेबल हेडिंग। ये नई रो आ गई। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का ही टेबल बना लेते हैं, तो यहाँ पे आगा नेम, सॉरी TH, और अब देखेंगे कि जो TH के अंदर जो भी लिखा होगा वो थोड़ा सा बोल्ड होगा। एज, तो नेम क्या है जी, अली, और रोल नंबर क्या है 1, और एज क्या है, तो चूँकि ऊपर से एक नया खाना हमने बना दिया है हेडिंग का, तो नीचे उसी हिसाब से जो इसकी वैल्यू वाला हमने खाना भी बनाना है। और एज है जी 12 ईयर। हसन, रोल नंबर 2, और जो इसकी एज है वो है 14 ईयर। इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी देखें नेम आ गया, रोल नंबर आ गया, एज आ गई, और उसी के अकॉर्डिंगली आप जितना भी डेटा अब यहाँ पे शो कराएंगे वो हो सकता है। तो टेबल को हम इस तरीके से पॉपुलेट करते हैं। अभी एक चीज़ होती है, उसको टेबल का कैप्शन बोलते हैं कि ये टेबल किस रिलेटेड है। तो टेबल की पहली TR के बाद फ़ौरन ही आप लिखें कैप्शन / कैप्शन और स्टूडेंट रिकॉर्ड, सही है। तो ये फिर टेबल की जो अपनी हेडिंग है ना वो आ जाएगी ऊपर। अभी हम क्या करते हैं कि जो ये फील्ड्स हैं ना, जितनी भी फील्ड्स बनी है इनके साथ कुछ लिखते हैं, ठीक है, और फिर इनको टेबल में भी पॉपुलेट करते हैं कि ये देखने में भी खूबसूरत लगे। मसलन हमारे पास जो पहला है टाइप इक्वल टेक्स्ट, हम इसके सामने लिख देते हैं यूज़र नेम, और यहाँ पे लिख देते हैं पासवर्ड, और यहाँ पे लिख देते हैं सेल, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल। तो आप देखते हैं क्या सिचुएशन है। आप देखें ज़रा, ये तो इस तरह सीढ़ी होती है ना, इस तरह काम हो गया, ठीक है। तो आगे पीछे इस हिसाब से एडजस्ट होना गया। अगर हम इसको टेबल में रखेंगे तो इसमें हम सिर्फ टेक्स्ट रख देंगे, इसमें फील्ड रख देंगे, तो फिर ये बड़ा खूबसूरत तरीके से डिस्प्ले करेंगे। और फिर स्टार्ट करते हैं। हम अभी करना क्या चाह रहे हैं कि इस एक रो आए उसमें 2 कॉलम हो, एक में टेक्स्ट फील्ड हो, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड हो, यहाँ पे वैल्यू हो, टेक्स्ट वैल्यू, इस तरह करके। मसलन यहाँ पे आप यूज़र नेम, ठीक है, और ये अगली फील्ड में ये वैल्यू, ये बाद में कर रहा था TD और ये /TD। तो इसमें क्या होगा कि ये थोड़ा सा मोटा विजिबल हो जाएगा, सही है। और
तो यहाँ पे पासवर्ड, इसको कंट्रोल एक्स करें और अगली जो रो है ये वाली पेस्ट करें। अभी इसको मैं TD ही रहने देता हूँ, TH नहीं करता, ताकि डिफरेंस आपको पता चल जाए कि मैं ये क्यों नहीं किया। सही है। तो अभी देखें, ये यूज़र नेम है, इसके आगे टेक्स्ट फील्ड है, ये पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड है। अभी ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट है, तो अगर हमने ये वाली जो कॉलम है इसको प्रोमिनेंट करना है तो हम इसको TH भी कर सकते हैं, जो TD के बजाय। अगर वैसे रहने देना तो बेशक इसको भी TD कर दें। चलो इसको वैसे TD कर देते हैं। और एक और ले लेते हैं, ये नंबर। और बाकी को इनको डिलीट कर देते हैं। ताकि हमारे पेज पे स्पेस ज़्यादा होगी तो चीज़ों को समझने में आसानी रहेगी। और ये बटन जो है ना, ये बटन रहने देते हैं, इनको उसमें लगा देते हैं। अच्छा, हसन और सेल, ये आ गया। देन हम ये करते हैं कि इस टेबल को जो है ना उठा के हम रख देते हैं जी फॉर्म के अंदर, जो हमारा एक्चुअल फॉर्म है। अगर अपने कंट्री की लिस्ट भी रखनी है तो फिर एक नई आप रो बना लें, TR और TD COUNTRY country /TD। हमारे पास अभी ये जितने भी फील्ड्स थी उनको हमने टेबल के अंदर रख दिया है। हमने बॉर्डर पहले लगाया था सिर्फ टेबल को शो कराने के लिए। अभी हम अगर बॉर्डर हटा भी देते हैं ना तो भी इनकी अलाइनमेंट डिस्टर्ब नहीं होगी, एटलीस्ट ये बिल्कुल अभी वैसे ही है। तो उसको अंडू कर देते हैं और अभी हमने जो बटन बनाए थे आखिरी रो में हम वो बटन रख लेते हैं, ठीक है। और ये इसमें बटन एक है, TD के अंदर रखने हैं जी, /TD। तो एक बटन काफ़ी है प्रोसीड का, ठीक है। अभी आपने गौर किए, हमने इसमें कुछ लिखा भी नहीं है, फिर भी ये पेज 2 पे चला गया है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा मतलब हो सकता है कि आप यूज़र नेम ना लिखें, पासवर्ड ना लिखें, फिर भी वो लॉगिन पेज की तरफ चला जाए, प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दें। होना तो ये चाहिए ना कि पहले ये चेक करें यहाँ पे कि इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, या जिन में आप कुछ चेक लगाएं कि वहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा हो, फिर आपने प्रोसीड करना है। तो इसके लिए एक छोटा सा कीवर्ड है रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल हम पासवर्ड वाली जो फील्ड है उसके अंदर रिक्वायर्ड लिख देते हैं, रिक्वायर्ड, और सेव, इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी हम प्रोसीड करते हैं तो उसने यूज़र नेम को छोड़ दिया, लेकिन पासवर्ड में कहा कि भाई यहाँ पे कुछ लिखो। जैसे ही कुछ लिखेंगे, ठीक है, उसने फिर प्रोसीड कर दिया। तो इसी तरह करके हम जिस भी फील्ड को लाजमी करार देना चाहें हम उसके अंदर रिक्वायर्ड लिख देंगे। अच्छा, एक और चीज़ कि ये पेज लोड हुआ
और बस एज इट इज़। लेकिन अगर हम चाहें कि जैसे ही पेज लोड हो, किसी फील्ड में कर्सर हो, फॉर एग्जांपल इसमें कर्सर हो, तो उसमें हम जो जहाँ पे कर्सर रखना है ना वहाँ पे उसको लिखेंगे ऑटो फोकस। तो इससे ये होगा कि जैसे ही पेज लोड होगा ना, अभी कर्सर पहले से वहीं पे मौजूद होगा, ठीक है। और इसके अलावा एक और भी चीज़ है कि मसलन हमने अगर यहाँ पे कुछ लिखना हो तो हम इस फील्ड के अंदर क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसके अंदर क्लिक करते हैं। अगर हम ये चाहें कि हम जैसे यूज़र नेम पे क्लिक करें तो कर्सर यहाँ पे आ जाए, सेल पे क्लिक करें तो कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करना शुरू हो जाए, तो हम इसके लिए एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है लेबल, उसको हम यूज़ करेंगे। मसलन जहाँ पे हमने ये यूज़र नेम लिखा था, डायरेक्ट लिखा था, अब हम उसके बजाय इसको लेबल के अंदर कैद कर देंगे, लेबल, और ये आ गया जी स्लैश लेबल, ठीक है। तो बात सिर्फ यहाँ तक मुकम्मल नहीं होती, हमको इस लेबल को हुक करना है किसी भी आईडी के साथ। अब वो आईडी जिस फील्ड में होगी वो फील्ड फोकस हो जाएगी। फार में हम आईडी लिखेंगे, भी फार में चूँकि हमने इस फील्ड को हाईलाइट करना है, इसको लिंक करना है, तो कॉपी और ये आ गया पेस्ट, सेव। तो अभी हमने इसको फ्रेश किया तो वो तो पहले ऑटो फोकस की वजह से यहाँ पे है ब्लिंक कर रहा है। अभी हमने टेक्स्ट पे जब क्लिक किया तो अभी हम इस पे क्लिक करने के लिए यूज़र नेम पे क्लिक करेंगे तो कर्सर ऊपर चला जाएगा, देखें ऊपर चला गया। तो हम इसको सब के साथ, मतलब जो इसको लेबल में कैद करके, मतलब इसके अंदर रख के उसमें फार को इसकी आईडी से लिंक कर देंगे, इसकी फार की इसकी आईडी से। तो फिर जैसे ही हम पासवर्ड पे ये सेल पे क्लिक करेंगे तो उसी हिसाब से कर्सर जो है ना वो इन फील्ड्स के अंदर ब्लिंक करना शुरू कर देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कुछ टेक्स्ट ऐसा लिखना होता है जो सिर्फ प्रोग्रामर के लिए होता है, जैसे ही वो कोड खोलेगा उसको कोड में समझ आएगी, लेकिन वो टेक्स्ट या वो कमेंट आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होता। पासवर्ड के ऊपर हम थोड़ा सा कमेंट करते हैं, तो कमेंट करने का तरीका ये है, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन साइन, डबल डैश, और यहाँ पे आपने देखा है कि भी टेक्स्ट भी चेंज हो गया है, दिस इज़ कमेंट टेक्स्ट, ठीक हो गया, डबल डैश, और अभी राइट एंगल ब्रैकेट। और अभी जो ये वाली चीज़ है ना, ये आपको इधर डिस्प्ले नहीं होगी, इधर एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो है ना हमने एक हिंट दे दिया है कि ठीक है, यहाँ पे जो भी अपने कमेंटिंग करनी है ना वो यहाँ करें। फिर जैसे ही आप ये कोड देखें, अच्छा तो ये चीज़ मैंने इसलिए बनाई थी या इसका ये पर्पज़ है, ये तो चंद लाइनों कोड है। ऐसी भी आएगा कि आपके पास बीसियों या सैकड़ों लाइनों का कोड होगा, कोई फंक्शन लिख रहे होंगे या कोई इस तरह का मॉड्यूल बना रहे होंगे, तो फिर आपको पहली नज़र में समझ नहीं आएगी। अगर आप उसमें कमेंट कर देंगे ना तो फिर आपको पहले ही नज़र में समझ आएगी कि ये मैंने उस टाइम किस वजह से ये कोड लिखा था। तो हमने टेक्स्ट फील्ड्स देख लिए हैं। अभी ये है कि अगर आपने वैसे पैराग्राफ लिखना हो, ये तो थोड़े थोड़े जो है ना यूज़र नेम हो गया, आईडी हो गई, तो उसके लिए हम इस तरह फील्ड यूज़ करते हैं। अगर हमने पैराग्राफ लिखना हो तो उसके लिए एक टैग है पी टैग, पी फॉर पैराग्राफ, पी टैग। तो हम इसके अंदर जो है ना स्लैश पी, हम जो भी अपना टेक्स्ट लिखना हो हम इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये आपको टेक्स्ट नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब इसका फ़ायदा ये है पी स्लैश पी लिखने का कि इसको हम बड़ी इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। हम CSS में पढ़ेंगे कि जब स्टाइलिंग होगी ना, मसलन फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि जितने भी पैराग्राफ है उनका साइज़ 20 हो जाए, जो बैकग्राउंड रेड हो जाए, उनका अपना कलर जो है ना वो येलो, ये वो कुछ स्टाइलिंग करेंगे ना, एक जगह स्टाइलिंग करेंगे और 1000 पैराग्राफ जो होंगे ना इकट्ठे, उन पे वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है कि जहाँ जहाँ पैराग्राफ होगा तो अगर हम उसको P/P में रखेंगे तो फिर स्टाइलिंग में या उसको एक्सेस करना बहुत इजी हो जाता है। अच्छा, अभी एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये पहला हर्फ हो गया, ये दूसरा, ये निचली लाइन, और यहाँ पे, और ये 1 2 3, और इस तरह करके ये इसको मैंने सेव किया और इसको रिफ़्रेश किया। ये फिर भी एक ही लाइन में आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने BR टैग यूज़ नहीं किया। हम इधर जैसे भी लिखेंगे वो उसको कंसेक्यूटिव जो है ना वो ऑपरेट करके देखेगा कि यहाँ पे कोई टैग है नहीं है, उसी हिसाब से ये चलता जाएगा। एक और टैग है
वो क्या करता है कि जिस तरह आपने लिखाई की है ना उसको वैसे ही एज इट इज़ शो करेगा। उसको प्री के थ्रू जो है ना अप्लाई करते हैं प्री फॉर्मेटेड टैग के, जो भी आपने पहले फॉर्मेशन की हुई है ना, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन में जो इसी हिसाब से आपके टेक्स्ट को डिस्प्ले कर देगा। तो इसी कन्वर्ट कर लेते हैं प्री और स्लैश प्री। तो अभी आप देखिएगा, देखिए जिस हिसाब से आपने लिखा था ना ये बिल्कुल वैसे ही हो गया है। तो इसके लिए जो है ना आपको BR या वो देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जैसे आप लिखेंगे ये वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। तो इसको क्लीन करते हैं। अच्छा, हम HTML में डिवीजन्स बनाते हैं। डिवीजन से मुराद कि हमने एक डिवीजन बनाई है उसमें कुछ चीज़ें रखी हैं, और फिर दूसरी डिवीजन बनाई उसमें कुछ चीज़ें रखी हैं। मसलन हमने एक डिवीजन बनी उसमें हमने 5 इमेजेस रख दिए हैं एक ही लाइन में, दूसरी डिवीजन बनी उसमें कुछ टेक्स्ट रख दिया, तीसरी में हमने कुछ फील्ड्स रख दिए हैं। तो ये एक लॉजिकल सेपरेशन है कि अगर एक्सेस करना हो, मसलन की जो पहली डिवीजन है उसको हैव ही करना हो, ठीक है, तो हम डायरेक्ट उस डिवीजन को एक्सेस कर लेते हैं ID के थ्रू, या उसमें हम डायरेक्ट CSS के थ्रू स्टाइलिंग दे के उसका बैकग्राउंड कलर और उसकी फ़ॉन्ट वगैरह, फ़ॉन्ट साइज़ या उसकी डिस्प्ले को, विजिबिलिटी को कंट्रोल कर लेते हैं। तो उसको मतलब डिव और स्लैश डिव, इस तरीके से हम डिवीजन्स जो है ना वो बनाते हैं। और फिर यहाँ पे जो है ना आपने जो भी लिखना हो ना, या इमेजेस डालनी हो, फील्ड्स डालनी हो, टेक्स्ट लिखना हो, तो इसमें हम मिक्स चीज़ें भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर उनको इकट्ठा हमको कंट्रोल करना पड़ गया है कि उनको विजिबल करना है, उनको हाइड करना है, ठीक है, अगर वो टेक्स्ट है, फॉन्ट साइज वगैरह वो चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो पूरे की पूरी एक डिवीजन को हम इस तरीके से एक्सेस करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और अगर हमको इमेज डिस्प्ले कराना पड़ जाए तो फिर हम क्या करेंगे। इमेज का जो टैग है -img है, img, और src फॉर सोर्स, हम उसको सोर्स देंगे और हाइट विड्थ भी सिलेक्ट करेंगे। एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी डिस्प्ले करा सकते हैं कि अगर इमेजेस हमें ना मिले तो आपने ये डिस्प्ले करना है। मिसाल के तौर पे alt नो इमेज, अभी हम ये कराते हैं तो चूँकि इमेजेस फ़िलहाल नहीं है तो नो इमेज शो हो रहा है, लेकिन हम जहाँ पे ये फाइल पड़ी है वहाँ पे एक और इमेज रख देते हैं, ठीक है, a.jpg हो जाएगा ये, क्योंकि साथ में एक्सटेंशन ज़रूरी होती है। अच्छा, तो अभी जो सोर्स में हम करेंगे जी a.jpg, तो ये देखें आपके पास अभी इमेज आ गया है। तो अब इसकी हाइट विड्थ भी कंट्रोल हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है, डायरेक्ट हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट के थ्रू 20 पिक्सल और विड्थ इक्वल 20 पिक्सल, ठीक है। तो अभी आप देखें ये छोटा हो गया, मतलब इसकी साइजिंग को इस तरीके से भी कंट्रोल कर सकते हैं और वाया CSS भी कंट्रोल कर सकते हैं। CSS से तो बहुत कुछ हो सकता है। चलो 20 की हम इसको 50 कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा मुनासिब साइज़ में आ गया है। अब बेशक जो है ना इसको अगर आप किसी डिव में रख दें, आप इसको टेबल में रख दें, या किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मसलन इवन कि हमने जो बटन बनाए थे, ये वाला बटन स्लैश बटन से जो बटन बनाया था, तो जहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा था तो टेक्स्ट के दरमियान हम इमेज भी डाल सकते हैं। मसलन ये बटन है ना, बटन स्लैश बटन, और अब जहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखना था वहाँ पर इमेज डाल दिया है, तो अभी ये क्लिक होगा, ये क्लिक हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी एक और चीज़ होती है कि आपने अक्सर देखोगा लिंक होते हैं, आप क्लिक करते हो, ऊपर फेसबुक लिखा होता है या FB लिखा होता है, आप क्लिक करते हो आप फेसबुक पे चले जाते हो। गूगल लिखा होता है, आप गूगल पे जस्ट क्लिक करते हो
तो www.google.com ब्राउज़र में लोड जाता है, आप वहाँ पे चले जाते हो, ठीक है। तो उसके लिए टैग यूज़ होता है, उसको एंकर टैग बोलते हैं, ए और href। अब href के अंदर वो एड्रेस लिखते हैं जिस एड्रेस पे जाना होता है, और /a, अच्छा a और /a के दरमियान वो डिस्प्ले कराने के लिए या टेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं या तस्वीर लिखते हैं, बटन कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ सिर्फ यहाँ पे गूगल लिख लेते हैं और यहाँ पे हम https और google.com लिख देते हैं, ठीक है। अभी होगा क्या, एक BR टैग दे देते हैं, कि जैसे ही इस पे क्लिक होगी गूगल पे चला जाएगा आपका ब्राउज़र। देखा, हमने क्लिक गूगल पे किया है, लेकिन जो इसके बैकएंड पे जो हमने href के अंदर जो भी एड्रेस डाला था तो ब्राउज़र पे वो लोड हो गया है। सही हो गया। और हमको अगर CSS लिखनी हो, इसी के अंदर हमको CS लिखनी हो, तो हम लिखते हैं, उसके लिए टैग है जी style/style, और फिर इसके अंदर हम CS लिखते हैं। और अगर हमको जावास्क्रिप्ट लिखनी हो तो उसके लिए है जी स्क्रिप्ट और /script, तो हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है, और इसके अंदर CSS। तो ये जावास्क्रिप्ट और CSS जब इसकी वीडियोस होंगी हम उसको उसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो है ना जो हम डिस्कस कर लेते हैं वो ये है कि अक्सर आपने टेक्स्ट में देखा होगा, एक हेडिंग होती है, फिर उसके फर्दर जो है ना सब हेडिंग्स होती हैं। तो या उसमें 1 2 3 लिखा होता है, ABC लिखा होता है, रोमन में 1 2 3 होता है, या जस्ट गुलदारे या कोई इस तरह करके बने होते हैं। तो उसको इन प्रोग्रामिंग लिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो लिस्ट दो तरह की होती है, एक ऑर्डर लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर लिस्ट होती है। ऑर्डर में यानी कि वो अल्फ़ाबेटिकली या न्यूमेरिकली जो है ना वो ऑर्डर्ड होती है। अनऑर्डर तो वैसे फिर अनऑर्डर्ड होती है। तो अभी फिर ऑर्डर लिस्ट देख लेते हैं, OL/OL इस तरीके से जो है ना ये डिफ़ाइन होती है। और इसके फिर फर्दर जो टैग है ना वो है LI और /LI पाक, और एक लिस्ट आइटम जो है ना LI स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम और इंडिया, ठीक है। तो ये दो बना देता हूँ, चलो तीसरा भी बना देते हैं। ABC रिफ्रेश करते हैं। ये चूँकि ऑर्डर लिस्ट है तो 1 2 3 से स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पे इसको जो है ना हम स्टार्ट भी कर सकते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 5। तो फिर ये 5 6 7 जो है ना इस तरीके से स्टार्ट हो गई, ठीक है। और यहाँ पे इसकी फर्दर हम स्टार्ट के अलावा टाइप भी दे सकते हैं, टाइप इक्वल A, चूँकि रनिंग में A है तो फिर ये रनिंग में स्टार्ट होगी ABC। और अगर ये हम कैपिटल में देंगे तो फिर ये कैपिटल में ही स्टार्ट होगी। जो रोमन है, रोमन मतलब छोटा ही बड़ा या उस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 हो गया वो रोमन वाला। और अगर रोमन में बड़ा आई आप लिखेंगे तो फिर बड़े आई के साथ 1 2 3 वो स्टार्ट हो जाएगा। ये तो हो गई ऑर्डर लिस्ट ना। तो अभी हम देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट, वो करते हैं जी UL स्टार और /UL से सेम लिस्ट आइटम पाकिस्तान, रैन और LI 1 2 3, ठीक है। तो ये देखें ये अनऑर्डर लिस्ट है, ये जस्ट डॉट या इसके बाद स्क्वायर और इस तरीके से जो है ना आप इसके साथ
डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इसकी टाइप हम देख लेते हैं। टाइप QUAR स्क्वायर, देखिए अभी ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। ये देख लें जी, मतलब ये चूँकि अनऑर्डर लिस्ट है तो ये इस तरीके से डिस्प्ले होगी, इसमें कोई ऑर्डर वगैरह नहीं होगा। तो लिस्ट भी होगी है। अच्छा, अभी जो नेक्स्ट टैग है हम वीडियो टैग को डिस्कस करेंगे। वीडियो, और अब जो इसका इनर टैग है वो है जी सोर्स। कोई इतनी बड़ी सेंस नहीं है, बस सोर्स में सोर्स देना है कि जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है, और टाइप के कौन सी टाइप है, वीडियो स्लैश MP4 ए। चलो इसका नाम भी ए ही रख देते हैं और देख लेते हैं कि MP4 ही है, सही MP4 ही है। तो सोर्स में A.MP4 इसको चलाते हैं। अभी हमने कंट्रोल्स डिफाइन नहीं किए, यानी कि वैसे ब्लैंक एक वीडियो अंदर शो होगी, ठीक है। ये हमारे पास एक ब्लैंक वीडियो है, क्लिक करने से कहीं भी ये चल नहीं रही। अगर हम वीडियो टैग के साथ ही स्पेस कंट्रोल्स लिख देंगे तो उससे क्या होगा कि इसके अब कंट्रोल्स भी वो डिस्प्ले हो जाएंगे। ये देखें, ये साथ में कंट्रोल्स आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे म्यूट आप कर सकते हैं, यहाँ पे इसको चला सकते हैं, सही है। और डाउनलोड वगैरह या ये पिक्चर इन पिक्चर मोड जो है ना वो साथ में डिस्प्ले होंगे। तो इसकी हाइट भी डायरेक्ट यहाँ से भी कंट्रोल हो सकती है, ठीक है। 150px और CSS के थ्रू भी कंट्रोल हो सकती है। ठीक है, अभी यहाँ पे आ गई, और आप CSS के थ्रू भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी हाइट विड्थ। तो ऑडियो भी सेम इस तरह है, वो भी बस उसको आपने सोर्स देना है और कंट्रोल साथ में लिखना है। अब हम डिस्प्ले करते हैं प्रोग्रेस बार। तो HTML में प्रोग्रेस बार शो करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपने अक्सर प्रोग्रेस बार देखेगी जब कोई वीडियो डाउनलोड हो रही होती है या अपलोड होती थी, वहाँ पे भी कभी कभार प्रोग्रेस बार शो होती है। या अगर आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे हो, 10 यूज़ कर रहे हो, तो आपकी ड्राइव कितनी फुल है, कितनी उसमें एम्प्टी स्पेस है, वो शो हो रही है बार सी। तो उसको शो करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, बस प्रोग्रेस लिखें, वैल्यू में लिखें कि कितने % जो है ना अपने वैल्यू उसकी शो करानी है। हमने 25 शो करानी है, और मैक्स मीन के टोटल कितने में से, 100 में से। तो ये क्या होगा कि 100 में से 25, यानी कि 25% बार शो होगी हाईलाइट। ये देखिए जी 25% ये बार शो होगी। अगर इसको जो है ना मैं कर देता हूँ 50, तो ये आधी जो है ना ब्लू हो जाएगी और बाकी वाइट रह जाएगी, क्योंकि 50% बनेगा। ये देखें 50% हो गई। तो इस तरीके से जो है ना हम ये काम कर सकते हैं। हमने काफ़ी जो है ना इस वीडियो में चीज़ें कवर कर ली हैं। तो टेबल हो गया, बाकी फील्ड्स हो गई, बटन्स हो गए, और टेक्स्ट वगैरह को हमने काफ़ी देखा है। ये कोई एडवांस कोर्स नहीं है, बस एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है HTML का, कि HTML होती कैसे है और इसमें आप कैसे जो है ना एक स्टार्ट ले सकते हैं। आप लोग अब प्रैक्टिस करें, वीडियो को साथ साथ चलाएं और साथ साथ टेक्स्ट एडिटर खोल के उसको प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही प्रोग्रामिंग आती है। तो होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह सबको कामयाब करे। अगर आपको वीडियो फ़ायदेमंद लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप समझते हैं कि एक अच्छी चीज़ है तो दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। और उसके बाद जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लें तो उसके बाद अगर डाटाबेस को आपने एक्सेस करना है तो उसके लिए जो PHP की वीडियोज़ हैं वो आप लाजमी देखें, CSS की देखें और जावास्क्रिप्ट की देखें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।